कमरा खामोश था। दीवार पर लगी घड़ी की टक टक उस सुनाटे को और गहरा कर रही थी। अरूष अभी तक उसी जगह बैठी थी जहां चंद में पहले उसने धीमी आवाज में कबूल है कहा था, लेकिन उसके दिल में जैसे कुछ भी कबूल नहीं हुआ था। हाथों की मेहंदी अभी गीली थी और आंखों में एक अजीब सी घबराहट तैर रही थी। दरवाजा जोर से खुला। अरूष चौंक कर सीधी हो बैठी। जासिम खान अंदर आया। उसके चेहरे पर ना कोई खुशी थी ना नरमी, बस एक ठंडा सख्त सा तासुर वाज़ह था। जिन हालात में ये निकाह हुआ था उसे जासिम खान को हिला कर रख दिया था। चंद कदम चलकर उसके सामने रुका। तो आखिर तुमने कर ही लिया है फैसला? उसकी आवाज़ में तंज भी था और वार्निंग भी। अरूष ने हिम्मत करके नजरें उठाई। मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया है। जासिम हल्का सा हंसा, मगर वो हंसी खाली थी। गलत या सही तो ये तो वक्त बताएगा ना, लेकिन एक बात अभी सुन लो। वो थोड़ा झुका। उसकी नजरें सीधा अरूष की आंखों में व्यस्त हो गई। मेरे बेटे को हथियार बनाकर तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी लड़कियां क्या चाहती है। अरूष के अंदर कुछ तड़पा। वो कितनी मजबूर थी ये सिर्फ वो खुद जानती थी, वरना शायद जासिम खान से निकाह वो किसी हाल में भी नहीं करती। वो फौरन बोली, आप कौन सा सांप से कम है? हर वक्त क्लास में जहर उगलते रहते हैं। चंदमो के लिए खामोशी छा गई। जासिम की आंखों में खतरनाक सी चमक आई। जुबान काफी तेज है तुम्हारी। वो सीधा हुआ, फिर धीरे से बोला, लेकिन याद रखना, मैं वो आदमी नहीं जो आसानी से किसी को बर्दाश्त करे। आज तो मेरे सामने ये जुबान चल गई है, पर आज के बाद काबू में रखना अपनी जुबान को। आरुष ने अपने हाथ मजबूती से खींच लिए। दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर वो पीछे नहीं हटी। मैं भी वो लड़की नहीं हूँ जो डर जाए। ये सुनकर जासिम कुछ लम्हे के लिए उसे देखता रहा, जैसे उसे परख रहा हो। फिर वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खुलते ही वो रुका, बगैर पीछे देखे बोला, ये निकाह तुमने किया है, अब इसे संभालना भी तुम्हें ही होगा। दरवाजा बंद हो गया और उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। ये एक नई जिंदगी का आगाज था, मगर इसमें सुकून कम और तूफान ज्यादा था। सुबह की हल्की रोशनी पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। आरुष की आंख देर से खुली। रात की बेचैनी अभी तक उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। सारी रात उसने जाग कर गुजारी थी। वो आहिस्ता से उठी, दुपट्टा बेड पर रखा और वॉशरूम में घुस गई। वॉशरूम में खड़ी हुई अपना चेहरा देख रही थी। कहीं से भी वो नई नवेली दुल्हन नहीं लगती थी। शादी के उसने कितने ही ख्वाब देखे थे, पर कभी सोचा नहीं था कि वो अपने ही प्रोफेसर और एक बच्चे के बाप से शादी कर लेगी, जिसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। पर यह तो उसे करना ही था। सवाल उसके बाप की जिंदगी का नहीं होता तो एक कदम कभी ना उठाती। पानी का नल बंद करके वो बाहर आई। कमर पर बिखरे बाल स्याह काले थे। उनको लपेट कर जोड़े में मुकैद किया। दुपट्टा कंधे पर डालते वो बाहर निकल आई। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, मगर एक कमरे से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हो। अरूष रुक गई। चंदा में सोचने के बाद वो इस आवाज की तरफ बढ़ी। दरवाजा आधा खुला था। उसे हल्का सा धक्का दिया और जो मंजर सामने था वो देखकर वो ठटक गई। जासिम खान बेड के किनारे बैठा था। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, शायद 4-5 साल का। वो उसे नरमी से कह रहा था, बस अब रोना नहीं, बाबा यही है ना। वही आदमी जो कल रात जहर उगल रहा था। आज उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। अरूष कुछ लम्हे दरवाजे पर ही खड़ी रही। बच्चे ने सिसकते हुए जासिम का शर्ट पकड़ा हुआ था। मामा कब आएंगी? ये सुनकर कमरे की फजा जैसे रुक गई। जासिम खान के चेहरे पर एक साया सा आया, मगर उसने फौरन खुद को संभाला। मामा नहीं आएंगी। उसकी आवाज नरम थी, मगर उसमें एक छुपा हुआ दर्द था। हरुष के दिल में कुछ चुभा। हरुष को हैरत हुई, कोई माँ इतनी संगदिल कैसे हो सकती है कि अपने 5 साल के बच्चे को छोड़कर चली जाए। वो मजीद बर्दाश्त न कर सकी और दरवाजा खटखटाया। जासिम ने फौरन सर उठाया। उसके चेहरे की नरमी एक लम्हे में गायब हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरुष ने हल्की सी घबराहट के साथ कहा। मैं वो आवाज आ रही थी तो। बच्चे की नजर अब आरुष पर पड़ी। वो खामोशी से उसे देखने लगा। आरुष ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। हेलो। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस और मजबूती से जासिम के साथ लग गया। जासिम ने सर तहचे में कहा, ये मेरा बेटा है और इसे किसी नई औरत की जरूरत नहीं है। आरुष को जैसे किसी ने रोक दिया, मगर उसने हार नहीं मानी। वो आहिस्ता से बोली, हर बच्चे को माँ की जरूरत होती है, चाहे वो माने या ना माने। जासिम की आंखें तंग हो गई। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं। आरुष ने सीधा उसकी तरफ देखा। और मैंने भी ये निकाह हमदर्दी के लिए नहीं किया।
चंद मुंह के लिए दोनों की नजरें टकरा गई। कमरे में खामोशी छा गई। फिर अचानक बच्चा आहिस्ता से बोला, आप कौन है? अरूज के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसके करीब आई, थोड़ा झुककर नरमी से बोली, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। जासिम ने फौरन सख्ती से कहा, बेटा ये आपकी नई मम्मा है। मगर बच्चा अब भी अरूज को देख रहा था जैसे पहली बार किसी ने उसके खाली दिल में हल्की सी रोशनी जलाई हो। अरूज की नजरें बच्चे पर थी मगर दिमाग कहीं पीछे जा चुका था। अरूज, तुम पागल हो गए हो क्या? उसकी दोस्त सारा की आवाज़ अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। कमरे में बेचैनी फैली हुई थी। अरूज खिड़की के पास खड़ी थी, आंखें सुर्ख, चेहरा थका हुआ। वो एक बच्चे का बाप है और तुम्हारा प्रोफेसर भी। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। अरूज ने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की, जैसे खुद को संभाल रही हो। मैं अपनी जिंदगी नहीं, अपने अब्बा की जिंदगी बचा रही हूँ सारा। सारा चंद लम्हों के लिए खामोश रह गई। क्या मतलब? अरूज मुड़ी, आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया है, अगर इलाज फौरन शुरू ना हुआ तो। उसकी आवाज टूट गई। अब्बा के पास ज्यादा वक्त नहीं है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सारा आहिस्ता से उसके करीब आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसी शादी कर लो। अरूज ने हल्की सी कड़वी मुस्कुराहट दी। ऐसी शादी नहीं सारा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, उसे धीरे से कहा। वो मुझे पैसे देगा और मैं उसके बेटे की देखभाल करूंगी, बस। सारा ने बेयकीनी से उसे देखा। और तुम समझते हो ये इतना आसान होगा? वो आदमी जासिम खान, तुम जानते भी हो वो कैसा है? अरूज के जहन में फौरन वो मंजर आया। क्लासरूम, जासिम की सर्द नजरें, सख्त एजा। फिर एक और मंजर, वही आदमी अपनी बेटे को गोद में ले नरमी से चुप करवा रहा था। अरूज की सांसें हल्की सी अटकी। हाँ जानती, उसने आहिस्ता से कहा। और वो सख्त है, तलख है और तुझसे नफरत करता है। चंद में रुक कर उसने नजरें झुका ली, लेकिन अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है। सारा ने फौरन कहा, तो तुम उस बच्चे की वजह से अपनी जिंदगी कुर्बान कर दोगी? अरूज ने फौरन सर हिलाया। नहीं, सिर्फ उसके लिए नहीं। उसे गहरी सांस थी। मैं मजबूर हूँ सारा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। आंखों से आंसू बहने लगे मगर उसने साफ नहीं किए। मैं अपने अब्बा को मरता हुआ नहीं देख सकती। उसकी आवाज़ में ऐसा डर था कि सारा खामोश हो गई। और वो थोड़ी देर रुकी, जैसे खुद से भी सच मान रही हो। और शायद मुझे इस बच्चे से वो जुमला अधूरा छोड़ गई। सारा ने धीरे से पूछा, और जासिम से? खरूश ने फौरन नजरें चुरा ली। नहीं, उसके लहजे में यकीन नहीं था। बस इतना है कि मुझे उससे डर नहीं लगता। तुम बाद में पछताओगी, सारा ने आखिरी बार कहा। खरूश ने अपनी आंखें बंद करके धीरे से जवाब दिया, पछताने का वक्त ही नहीं है मेरे पास। याद खत्म हुई। अरूज ने आहिस्ता से आंखें खोली। सामने वही बच्चा था और वही आदमी। एक लम्हे के लिए उसने दिल पर हाथ रखा कि निकाह मजबूरी था। उसने दिल में कहा, लेकिन अब उसे निभाना भी मेरी जिम्मेदारी है। घर की खामोशी अब अरूज को काटने लगी थी। वह हाल के बीचों बीच खड़ी थी। इर्द गिर्द सब कुछ हद से ज्यादा तरतीब में था। फर्श इतना साफ कि अक्स नजर आए। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, बड़े बड़े फानूस, हर तरफ नौकर चाकर मसरूफ, जैसे उस घर में किसी को किसी चीज की कमी ना हो सिवाय सुकून के। हरूज ने हल्की सी सांस ली। यहाँ तो मेरे करने को कुछ है ही नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। पहला कमरा मेहमानों के लिए मखसूस। भारी पर्दे, शीशे की मेज, सजी हुई किताबें जिन्हें शायद कोई पढ़ता नहीं था। दूसरा कमरा एक स्टडी रूम। दीवारों पर, फाइलों पर, शेल्फ में तरतीब से रखी किताबें। और एक कुर्सी जहां बैठकर शायद जासिम अपने सारे फैसले करता होगा। अरूज को अनजाने में उसकी सर्द नजरें याद आ गई और फौरन आके बढ़ गई। तीसरा कमरा बंद था। छंदा में रुकी और फिर हल्के से दरवाजा खुला। ये कमरा मुख्तलिफ था, सादा मगर उदास। बेड के कोने पर बच्चे के खिलौने बिखरे हुए थे। एक छोटी सी गाड़ी, एक टूटा हुआ रिपोर्ट और तकिए के पास एक छोटी सी तस्वीर। अरुष ने आगे बढ़कर तस्वीर उठाई। एक औरत मुस्कुराती हुई, साथ में जासिम और उनके बीच में वही छोटा बच्चा। अरुष के दिल में हल्की सी कसक उठी। यही है वो जिसने सब छोड़ दिया। उसने आहिस्ता से तस्वीर वापस रख दी और मजीद वहां नहीं रुकी, जैसे उस कमरे की उदासी उसे अपनी तरफ खींच रही हो। वो बाहर आई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ऊपर का हिस्सा और भी वसी था, खुली बालकनी जहां से हल्की हवा अंदर आ रही थी। अरुष वहां जाकर रुक गई। हवा ने उसके दुपट्टे को हल्का सा उड़ाया। उसके चंद बाल चेहरे पर आकर गिरे। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। गंदमी रंगत जिस पर सुबह की रोशनी और निखार ले आई थी।
बड़ी बड़ी आंखें जिनमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे बहुत कुछ छुपा हो। लंबे घने बाल जो उसने जल्दी में बांध तो लिए थे, मगर चंद लटे अभी भी आज़ाद थी, और होंठ जिस पर मुस्कुराहट कम ही आती थी, मगर जब आती थी तो चेहरा बदल देती। मगर आज वो खूबसूरती भी थकी हुई लग रही थी। अरूज ने रनिंग पकड़ी और दूर देखने लगी, चंद लम्हे बस खामोशी से। फिर उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। मुझे अब्बा का इलाज करवाना है। एक ख्याल जैसे अचानक उसके दिल में चुप गया। उसने आंखें बंद कर अपने बाप का चेहरा सामने आ गया, कमजोर, बेबस और वक्त के साथ हारता हुआ। उसकी सांसें भारी हो गई। मैं यहाँ खड़ी वक्त ज़ाया कर रही हूँ, और वहाँ। उसे फौरन अपनी आंखें खुली। नहीं, मुझे बात करनी होगी। मगर अगली लम्हे जासिम का कल रात वाला चेहरा जहन में आया, सख्त, बेरहम और वार्निंग देता हुआ। मेरे बेटे को हथियार बनाकर तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकती। हरोश के हाथ खुद ब खुद भींच गए। मैं हथियार नहीं बना रही, उसने दिल में खुद से कहा। मैं अपना हक मांग रही हूँ। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही, जैसे खुद को हौसला दे रही हूँ। ये एक का मुआहिदा था। उसने आहिस्ता से सर हिलाया। और इस मुआहिदे की एक कीमत है जो उसे अदा करनी होगी। मगर दिल के किसी कोने में एक हल्की सी झिझक भी थी कि अगर उसने इनकार कर दिया तो। ये ख्याल आते इसके दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर अगले लम्हे उसने खुद को संभाला। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। उसने गहरी सांस ली। उसे अपने बेटे की फिक्र है, और मैं। वो रुक गई। मैं इसकी मजबूरी हूँ। ये सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मजबूती आ गई। वो सीधी खड़ी हुई, दुपट्टा दुरुस्त किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आज बात करनी ही होगी। नीचे उतरते ही उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गुंज रहा था, अब्बा का इलाज हर हाल में। और शायद ये उसकी और जासिम की कहानी का पहला असल इम्तिहान था। आरुष के कदम आहिस्ता मगर पुरअज़्म थे। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी, मगर वो रुकी नहीं। आखिर वो उस दरवाजे के सामने आकर ठहर गई, जिसके पीछे वो आदमी बैठा था, जिससे बात करना अब उसकी मजबूरी भी थी और आजमाइश भी। उसने हल्के से हाथ उठाया। ठक ठक। अंदर चंदन में खामोशी रही, फिर वही गहरी संजीदा आवाज, आ जाओ। हरूश ने एक लम्हा आंखें बंद की, जैसे खुद को संभाल रहे हो। फिर दरवाजा आहिस्ता से खोलकर अंदर दाखिल हुई। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। जासिम खान मेज के पीछे बैठा था। सामने फाइलें खुली थी। उसका चेहरा झुका हुआ था, जैसे किसी काम में मसरूफ हो। हरूश ने एक कदम अंदर रखा। उसके पाँव में बंदी पाजेब की छन छन की हल्की सी आवाज कमरे की खामोशी को चीरती जासिम के कानों तक पहुंची। उसकी उंगलियां फाइल पर रुक गई। वो आहिस्ता से सीधा हुआ और बगैर कुछ कहे चंदा में बस उस आवाज को सुनता रहा, जैसे किसी की याद को परख रहा हो। फिर उसने नजरें उठाई। क्या हुआ? लहजा सादा था, मगर आंखें तेज। अरुष ने अपने हाथ मजबूती से जोड़ लिए। वो, मुझे आपसे बात करनी थी। जासिम ने कुर्सी की पुश से टेक लगा ली। तो करो। अरुष ने गहरी सांस ली और सीधा उसकी तरफ देखा। जैसा कि आपको मालूम है कि का एक मुआहिदे के तौर पर हुआ है। जासिम के चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया, बस वो खामोशी से सुनता रहा। और उस मुआहिदे के तहत उसकी आवाज़ हल्की सी लड़खड़ाई, मगर उसने खुद को संभाला। मुझे अपने अब्बा का इलाज करवाना है। कमरे में एक पल के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। आपने वादा किया था कि आप इसके लिए पैसे देंगे। आपने वादा किया था कि आप उसके लिए पैसे देंगे। अब जासिम की नज़रें उस पर जम गई और उसने हिम्मत करके बात मुकम्मल की। तो जितना जल्दी हो सके आप मुझे वो पैसे दे दें। चंदन में बस खामोशी। फिर जासिम आहिस्ता से खड़ा हुआ। उसकी नज़रें अरूज पर ठहर गई, सर से लेकर पाँव तक। एक बार फिर दोबारा जैसे वो सब परख रहा हो। अरूज को उसकी नज़रें अपने ऊपर बोझ की तरह महसूस हो रही थी, अगर वो अपनी जगह खड़ी रही। फिर जासिम ने सर्द लहजे में कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अरूज जैसे सुन ना पाई हो। क्या? जब तक मुझे पूरा यकीन ना हो। आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया कि तुम मेरे बच्चे को माँ बनकर पाल सकती हो। उसके बिल्कुल सामने आकर रुका। तब तक मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दे सकूंगा। हरूश की आंखें ठहर गई। ये, उसकी आवाज़ जैसे कहीं खो गई। ये तो, जैसे ने बात काट दी। मुझे तुम जैसी औरतों पर भरोसा नहीं है। ये अल्फाज जैसे सीधा उसके दिल पर लगे। हरूश का मुंह खुल गया। वो चंद लम्हों तक कुछ बोल ही ना सकी। फिर वो बमुश्किल बोली, कम अज कम। उसने खुद को संभाला। कम से कम 1 हफ्ता। जासिम ने वह हल्की सी उठाई। 1 हफ्ता मुझे देखने दो कि तुम मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरती हो या नहीं। आरुष के चेहरे पर फौरन रद्देमल आया। ये तो गलत बात है। उसकी आवाज़ में पहली बार वाज़ेह गुस्सा था। आप चीटिंग कर रहे हैं।
یہ سن کر جاسم کے ہونٹوں پر ہلکی سی تنزیہ مسکراہٹ آئی. میں چیٹنگ؟ وہ ذرا سا جھکا, اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا, میں پڑھائی میں ہمیشہ اچھا رہا ہوں. ایک لمحے کا وقفہ. چیٹنگ نہیں کرتا. پھر اس کی آواز ذرا نیچی ہوئی. تمہاری طرح نہیں جو پیپر میں چیٹنگ کرتی تھی. یہ سن کر جیسے عروج کے اندر آگ بھڑک اٹھی. کیا کہا آپ نے؟ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا. چہرہ سرخ ہو چکا تھا, ہاتھ مٹھیوں میں بند. میں نے کبھی چیٹنگ نہیں کی. اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر کمزور نہیں تھی. جاسم سیدھا کھڑا ہو گیا. اس کے چہرے پر وہی ٹھنڈی سنجیدگی واپس آ گئی. ثابت کرو. بس 2 لفظ, مگر ان میں چیلنج بھی تھا اور شک بھی. کمرے کی فضا پھر سے بوجھل ہو گئی. عروش اسے گھورتی رہی. دل میں غصہ, بے بسی اور کہیں نہ کہیں ضد جگہ بنا چکی تھی. ٹھیک ہے, اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا, میں ثابت کر کے دکھاؤں گی. جاسم نے کچھ نہیں کہا, بس اسے دیکھتا رہا. اور یہی خاموشی اس معاہدے کو ایک نئے موڑ پر لے گئی. اگلی صبح فجر کی ہلکی روشنی بھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ عروش کی آنکھ کھل گئی. نیند ویسے ہی کہاں آنی تھی. وہ کچھ لمحے چھت کو دیکھتی رہو, پھر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی, جیسے اسے اپنا مقصد یاد آ گیا ہو. 1 ہفتہ. وہ آہستہ سے بڑبڑائی, مجھے اسے ثابت کرنا ہے. وہ فوراً اٹھی اور سادہ سا جوڑا پہنا, بال باندھے اور دوپٹہ لے کر کمرے سے باہر نکل گئی. گھر ابھی آدھا سویا ہوا تھا مگر کچن کی طرف ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی. عروج سیدھی وہیں چلی گئی. کچن میں داخل ہوئی تو ملازمہ چونک پئی. بی بی آپ کیوں آئی ہیں؟ ہم بنا لیتے نا ناشتہ. عروج نے نرمی سے بات کاٹی. آج میں بناؤں گی, آپ بس میری مدد کریں. ملازمہ نے حیرت سے اسے دیکھا, پھر سر ہلا دیا. کچھ ہی دیر میں کچن میں ہلچل بڑھ گئی. چائے چڑھ گئی, انڈے فرائی ہونے لگے, پراٹھوں کی خوشبو پھیلنے لگی. عروج خود ہر چیز دیکھ رہی تھی. یہ تھوڑا اور سنہرا کرو, چائے زیادہ کڑوی نہ ہو. اس کے انداز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی, جیسے یہ صرف ناشتہ نہیں, کوئی امتحان ہو. جب سب تیار ہو گیا تو وہ خود ٹرے سجا کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی, اور جیسے اس نے قدم رکھا وہ رک گئی. جاسم پہلے ہی وہاں بیٹھا تھا, سیدھا سنجیدہ, ہاتھ میں اخبار اور سامنے کافی کا کپ. عروج ایک لمحے کو چونکی, یہ اتنی جلدی؟ پھر خود کو سنبھال کر آگے بڑھی اور خاموشی سے ناشتہ ٹیبل پر رکھنے لگی. جاسم نے اخبار سے نظریں اٹھائی, ایک نظر ٹیبل پر ڈالی اور پھر اس پر. آج سورج مغرب سے نکلا ہے کیا؟ لہجہ ہلکا سا طنزیہ تھا. عروج نے جواب نہیں دیا, بس کرسی کھینچ کر سیدھی کھڑی رہی. ناشتہ کر لیں. سادہ سا جملہ مگر اس میں ضبط تھا. اسی لمحے چھوٹے قدموں کی آوازیں آئیں. زاہد آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا, آنکھیں بھی نیند سے بوجھل تھیں. وہ سیدھا جاسم کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. بابا. جاسم کا چہرہ نرم پڑ گیا. آؤ بیٹا. اس نے اسے پاس بٹھایا مگر زید کی نظریں اب عروج پر تھی. عروج نے ہلکی سی مسکراہٹ دی. گڈ مارننگ. زید نے کچھ نہیں کہا, بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. جاسم نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی. ناشتہ کرو. زید نے فوراً سر ہلا دیا. نہیں. عروج نے آہستہ سے کہا. کیوں؟ بھوک نہیں ہے. زید نے منہ پھیر لیا. چند میں ماحول پھر بوجھل ہو گیا. عروج نے ہمت کی, کرسی کھینچی اور زید کے پاس بیٹھ گئی. میں کھلاتی ہوں. اس نے نرمی سے نوالا بنایا اور اس کی طرف بڑھایا. زید نے فوراً پیچھے ہٹنا چاہا مگر عروج نے زبردستی نہیں کی, بس آہستہ سے بولی. بس ایک. پھر نہیں کھلاؤں گی. زید نے ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا, پھر آہستہ سے نوالا لے لیا. جاسم کی نظریں دونوں پر تھی. پہلا نوالا, پھر دوسرا. آہستہ آہستہ زید ماننے لگا. عروج اسے ناشتہ کرا دے رہی. ہر نوالے کے ساتھ اس کی آواز میں نرمی بڑھتی گئی. گڈ بوائے. بس تھوڑا سا اور. کچھ ہی دیر میں پلیٹ خالی ہو گئی. زید نے پہلی بار ہلکا سا مسکرایا, اور یہی لمحہ عروج کے لیے جیت جیسا تھا. دوپہر کا وقت تھا. گھر میں ہلکی سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی. نوکر اپنے کاموں میں مصروف تھے اور زید اپنے کمرے میں کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. عروج آج کچھ زیادہ ہی مطمئن تھی. صبح کا سین بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا. زید کا ناشتہ کھانا, اس کا ہلکا سا مسکرانا. شاید اتنا مشکل نہیں ہوگا. آہستہ سے مسکرائی. اسی خیال کے ساتھ وہ کچن کی طرف گئی. زید کے لیے کچھ اچھا سا بناتی ہوں. اسے خود سے کہا. کچن میں جا کر اس نے ملازمہ کو روک دیا. نہیں, آج میں بنا لوں گی. وہ فریج کھول کر چیزیں نکالنے لگی. پاستا بچوں کو پسند ہوتا ہے. اسے جلدی جلدی کام شروع کیا, مگر جلدی میں وہ یہ دیکھنا بھول گئی کہ ایک ساس کی بوتل پر ایک وارننگ لگی ہوئی تھی. ایکسٹرا اسپائسی. کچھ دیر بعد زید کے کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیل گئی. عروج ٹرے لے کر اندر آئی. دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا بنایا ہے. زید نے خوشی سے آنکھیں بڑی کر لی. میرے لیے؟ ہاں. وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور پلیٹ اس کے سامنے رکھی.
پیلا نوالا زید نے خوشی سے منہ میں ڈالا، مگر اگلے لمحے اس کا چہرہ بدل گیا۔ اسے فوراً پانی ڈھونڈا، آنکھوں میں پانی آ گیا۔ جل رہا ہے۔ عروش گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ تیز ہے؟ زید کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ عروش کے ہاتھ پاؤں بھی اب کانپنے لگے۔ خدایا! وہ فوراً پانی لینے کے لیے اٹھی، مگر تب تک زید رونے لگا تھا۔ اسی شور کی آواز باہر تک گئی۔ چندوں میں دروازہ زور سے کھلا۔ جاسم اندر آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی نظر فوراً روتے ہوئے زید پر گئی، پھر پلیٹ پر اور پھر عروش پر۔ یہ کیا دیا ہے تم نے اسے؟ اس کی آواز میں واضح غصہ تھا۔ عروش کے الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ میں نے بس… جاسم فوراً زید کے پاس گیا۔ پانی پلایا؟ اس کا چہرہ صاف کیا۔ کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا۔ اس کی آواز نرم تھی مگر آنکھوں میں غصہ بھرتا جا رہا تھا۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا اور عروش کی طرف مڑا۔ تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ ہر لفظ سخت تھا۔ ایک چھوٹے بچے کو کیا کھلانا چاہیے یہ بھی نہیں جانتی؟ عروش کے دل پر جیسے ہر لفظ لگ رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں تو کیا کر رہی تھی؟ اس سے بات کاٹ دی۔ تجربے کر رہی تھی اس پر۔ کمرے کی فضا اچانک بوجھل ہو گئی۔ عروش کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میں صرف اس کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ جاسم ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر سرد ہنسی آئی۔ اچھا؟ اس کے قریب آیا۔ یہی تمہارا اچھا ہے؟ عروش نے نظریں جھکا لی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ تیز ہے۔ بالکل، جاسم نے فوراً کہا۔ تم نے دیکھا ہی نہیں؟ اس کے لہجے میں اب طنز کے ساتھ ساتھ مایوسی بھی تھی۔ اور یہی مسئلہ ہے تمہیں۔ چند لمحے خاموشی میں پھر دھیرے سے بولا، میرا بیٹا کوئی آزمائش نہیں ہے عروش۔ یہ جملہ پہلے سے بھی زیادہ بھاری تھا۔ عروش کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں ملے۔ جاسم نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی، پھر زید کو اٹھایا اور باہر لے گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس بار یہ خاموشی پہلے سے زیادہ بھاری تھی۔ عروش وہیں کھڑی رہ گئی، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ میں نے تو بس… اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی، ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ میں نے تو بس اسے خوش کرنا چاہا تھا، مگر شاید یہ راستہ اتنا آسان نہیں تھا، اور یہ پہلی غلطی اسے بہت مہنگی پڑنے والی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی۔ آسمان پر ہلکی نارنجی روشنی پھیل رہی تھی جب عروش گاڑی سے اتری۔ اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سا سکون بھی۔ آج وہ اپنے ابا سے مل کر آئی تھی۔ اسپتال کا وہ کمرہ ابھی تک اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ابا بستر پر کمزور مگر پہلے سے بہتر تھے۔ الحمدللہ، علاج اثر کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کی بات اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور پھر اس نے جھوٹ بولا تھا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ میں خوش ہوں ابا، جاسم خان بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ابا کے چہرے پر جو سکون آیا تھا وہی اس کے دل پر بوجھ بن گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کچھ لمحے دروازے پر رکی رہی۔ اتنا برا بھی نہیں، اس نے آہستہ سے سوچا، کم از کم اپنے بیٹے کے لیے۔ پھر اس نے سر چھٹکا اور اندر آ گئی۔ رات کے وقت عروش اپنے کمرے میں تھی۔ کمرہ خاموش تھا مگر اس کے اندر خیالات کا شور تھا۔ وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی، ہاتھوں میں اپنے ابا کی تصویر تھامی ہوئی۔ میں نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ ویسا نہیں ہے جیسا میں نے بتایا۔ اسی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلو۔ عروج چونکی۔ زید کھڑا تھا دروازے کے پاس، چپ چاپ معصوم آنکھوں کے ساتھ۔ زید؟ وہ جلدی سے آنسو پوچھنے لگی۔ آؤ۔ زید آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آئے، پھر رک گیا۔ کچھ لمحے وہ بس اسے دیکھتا رہا، پھر معصومیت سے بولا، مما آپ رو رہی ہیں؟ یہ لفظ ماما، عروج کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس کی آنکھیں بھر بھر آئی، مگر اس بار اس نے مسکرانے کی کوشش کی نہیں تو۔ وہ ہلکا سا ہنسی، بس ایسے ہی۔ زید نے سر ہلایا جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر چھوٹے سے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ پکڑ کے بولا، آپ کو چوٹ لگی ہے؟ عروج کا دل بھر آیا۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے نرمی سے اس کے بال سہلائے۔ زید کچھ دیر خاموش رہا، پھر اچانک بولا، میں بابا سے بات ہی نہیں کروں گا۔ عروج چونکی۔ کیوں؟ زید نے منہ پھیر لیا۔ وہ آپ کو ڈانٹتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ سن کر عروج کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ نہیں، ایسے نہیں کہتے، آپ کے بابا ہیں۔ مگر زید اٹھ چکا تھا۔ میں نہیں کروں گا بات۔ وہ غصے میں چھوٹے چھوٹے قدموں سے باہر نکل گیا۔ ہال میں جاسم صوفے پر بیٹھا تھا، گہری سوچ میں۔ زید تیزی سے اس کے پاس آیا مگر اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ جاسم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ مگر زید نے منہ پھیر لیا۔
اور سیدھا باہر کی طرف چل دیا۔ جاسم فوراً اٹھا، زید رکو، اس کے پیچھے گیا۔ دروازے کے پاس زید کھڑا تھا، چھوٹا سا مگر ضد سے بڑا ہوا۔ جاسم اس کے قریب آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ زید کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی۔ آپ نے مما کو ڈانٹا۔ یہ سنتے ہی جاسم جیسے ساکت ہو گیا، چند لمحے خاموشی، پھر آہستہ سے اس نے زید کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ وہ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، پہلی بار وہ جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ زید نے ہاتھ چھوڑایا، مجھے اچھا نہیں لگا، اور وہ تیزی سے اندر چلا گیا۔ جاسم وہیں کھڑا رہ گیا، خاموش۔ اس کے ذہن میں منظر گھوم گیا تھا، عروش کی نم آنکھیں، اس کی خاموشی، اور زید کے لفظ، ماما آپ رو رہی ہیں؟ جاسم نے گہری سانس لی۔ پہلی بار اسے اپنی سختی کچھ زیادہ محسوس ہوئی۔ صبح کی نرم روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ عروش آئینے کے سامنے کھڑی تھی، سادہ سا لباس، بال ہلکے سے بندھے ہوئے، دوپٹہ کندھوں پر ٹھیک سے رکھا ہوا۔ وہ غور سے خود کو دیکھ رہی تھی، جیسے پہلی بار خود کو پرکھ رہی ہو۔ چہرہ اب بھی تھکا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا، مجھے یہ سب ٹھیک کرنا ہے۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ گزشتہ دن کے مناظر اس کے ذہن میں چلنے لگے، زید کو ناشتہ کھلانا، اس کا مسکرانا، اور پھر وہ غلطی، جاسم کی ڈانٹ، اور زید کا کہنا کہ میں بابا سے بات نہیں کروں گا۔ عروش کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ بچہ، وہ دھیرے سے بولی، کتنا سمجھدار ہے۔ بہت جلد وہ عروش کو اپنا سمجھنے لگا تھا۔ واقعی زید اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار تھا۔ اتنی عمر میں وہ نہ صرف صاف بول لیتا تھا، بلکہ باتوں کو محسوس بھی کرتا تھا، لوگوں کے رویوں کو سمجھتا تھا۔ یہ بات عروش کے دل کو چھو گئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، میں اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھا رہی ہوں۔ پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ بس یہی رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار، جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اس کی مسکراہٹ ہلکی سی مانی پڑی، لیکن ذہن میں جاسم کا چہرہ آیا، اس کی سخت باتیں اور وہ جملہ، مجھے تم جیسی عورت پر بھروسہ نہیں۔ عروش نے نظریں جھکا لی، شاید وہ کچھ نہیں بدلے گا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سے دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک، عروش چوکی۔ جی؟ دروازہ آہستہ سے کھلا اور جاسم اندر آیا۔ آج اس کا انداز کچھ مختلف تھا۔ وہ سیدھا اندر آیا، مگر اس کی نظریں ایک لمحے کو عروش پر ٹھہر گئی۔ عروش بھی اسے دیکھ کر تھوڑی سی چونکی۔ وہ واقعی آج پہلے جیسا سخت نہیں لگ رہا تھا، مگر اگلی لمحے دونوں کے درمیان وہی خاموشی آ گئی۔ جاسم نے ہلکا سا گلا صاف کیا، جیسے الفاظ تلاش کر رہا۔ وہ رکا۔ پہلی بار وہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ عروش نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ جاسم نے نظر دوسری طرف کر لی۔ میرا بیٹا ہے وہ۔ عروش کے چہرے پر ہلکی سی حیرت آئی، مگر وہ خاموش رہی۔ جاسم نے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، اسے میرے خلاف مت بھڑکانا۔ یہ سن کر عروش کے دل میں ہلکی سی چبھن ہوئی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ جاسم نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر جیسے خود کو مجبور کر کے اگلا جملہ کہا، میں ہمیشہ سیدھی بات کرتا ہوں وقفہ، اور اس دن جو میں نے تم پر غصہ کیا، اس کی آواز ہلکی سی نیچے ہوئی، وہ غلط تھا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ عروش کی آنکھیں ہلکی سی پھیل گئی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا۔ جاسم نے نظریں ہٹا لی، بس یہ اس کا طریقہ تھا سوری کہنے کا۔ مگر پھر وہی سختی واپس آئی، اور زید کو اس نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا، مجھ سے دور کرنے کی کوشش مت کرنا۔ عروش نے اب کی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا، چند لمحے، پھر آہستہ سے بولی، میں کسی کو کسی سے دور نہیں کر رہی۔ اس کی آواز نرم تھی مگر سچی، وہ خود آیا تھا میرے پاس۔ جاسم خاموش ہو گیا۔ عروش نے مزید کہا، اور اگر وہ آپ سے ناراض ہوا تو اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ یہ جملہ سیدھا تھا، مگر اس میں کوئی تلخی نہیں تھی، بس حقیقت تھی۔ جاسم کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے گہری سانس لی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے ہوئے ایک لمحے کو رکا، پھر بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ عروش وہیں کھڑی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، یہ آدمی، وہ دھیرے سے بڑبڑائی، تو مشکل کیوں ہے؟ مگر کہیں نہ کہیں اسے محسوس ہوا کہ آج کچھ بدلا ہے، بہت تھوڑا، مگر اتنا ضرور کہ کہانی اب ویسی نہیں رہی جیسے پہلے تھی۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا اس گھر میں، اور اس ایک مہینے نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ وہی گھر جو پہلے عروش کو اجنبی لگتا تھا، اب آہستہ آہستہ اپنا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ نوکر اب اسے بی بی کہہ کر مانتے تھے، اور وہ بھی ہر چیز خود دیکھتی تھی، سنبھالتی تھی،
जैसे वाकई इस घर की जिम्मेदार हो। सबसे बड़ा बदलाव जैद था, वही जैद जो पहले उससे दूर भागता था। अब उसके बगैर एक लम्हा नहीं रहता था। कभी उसके साथ खेलता, कभी उसके साथ सोता, और कभी बस उसका दुपट्टा पकड़कर उसके पीछे पीछे चलता। मामा, ये देखो, मामा मेरे साथ बैठो ना। और अरुष वो कब उस बच्चे को अपना दिल दे बैठी उसे खुद भी नहीं पता चला। वो उसे ऐसे संभालती जैसे उस बाकी उसकी अपनी औलाद हो। और जासिम, वो भी बदल रहा था। अब उसके लहजे में वो पहले वाली सख्ती कम हो गई थी। वो अब अरुष से सीधी नॉर्मल बात करने लगा था। कभी कभार हल्की सी मुस्कुराहट भी आ जाती, मगर फिर भी उन दोनों के दरमियान एक अनकही दीवार अभी बाकी थी। आज का दिन बहुत अहम था। अरुष के अब्बा का ऑपरेशन था। वो सुबह से ही बेचैन थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। कार में अरुष खड़ी खिड़की के साथ बैठी थी, हाथ आपस में जुड़े हुए, चेहरे पर वाज़िया घबराहट। जासिम ड्राइविंग कर रहा था, मगर उसकी नज़र बार बार अरुष पर जा रही थी। रिलैक्स, उसने आहिस्ता से कहा, सब ठीक होगा। अरुष ने हल्का सा सर हिलाया, मगर उसकी बेचैनी कम ना हुई। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर जासिम ने अचानक कहा, तुम्हें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। अरुष चौंकी, उसकी तरफ देखा। क्या? हाँ, जासिम ने सादा से अंदाज में कहा, तुम अच्छी स्टूडेंट हो, ज़ाया मत करो। अरुष के चेहरे पर एक हल्की सी उदासी आ गई। अब वो मुमकिन नहीं है। क्यों? उसने आहिस्ता से जवाब दिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पढ़ाई जारी रख सकूं। जासिम ने एक लम्हे के लिए उसे देखा। वो बहुत मासूम लगती थी। फिर हल्की सी संजीदगी से बोला, तुम्हारे पास शौहर तो है? ये सुनकर अरुष जैसे एकदम से खामोश हो गई। उसके गाल हल्के से सुर्ख हो गए। वो फौरन खिड़की की तरफ देखने लगी। दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई थी। जासिम ने भी दोबारा कुछ नहीं कहा, मगर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अस्पताल, सफ़ेद दीवारों की तेज रोशनी और हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी। हरुष के कदम तेज थे, मगर दिल उससे भी ज्यादा तेज धड़क रहा था। डॉक्टर्स ने अब्बा को ओटी में ले लिया था। दरवाज़ा बंद हुआ और अरुष की दुनिया जैसा वहीं रुक गई। वो बाहर बेंच पर बैठी हाथ कांप रहे थे। या अल्लाह, उसके होंठों पर बस यही दुआ थी। जासिम उसके पास खड़ा था, खामोश, मगर उसकी मौजूदगी अरुष को सहारा दे रही थी। वक्त जैसे रुक गया। हर गुजरता लम्हा एक सदी जैसा लग रहा था। आखिरकार ओटी का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। अरुष फौरन खड़ी हो गई। डॉक्टर। डॉक्टर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। ऑपरेशन कामयाब रहा है। ये सुनते जैसे अरुष के अंदर बंद सब जज्बात एक साथ बाहर आ गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लब कांप गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अगले लम्हे वो बेख्तियार मुड़ी और सीधा जासिम के गले लग गई। ये सब इतना अचानक था कि जासिम साकित रह गया। उसके हाथ हवा में ही रह गए। दिल एक लम्हे को जैसे रुक सा गया, फिर वो तेजी से धड़कने लगा। अरुष उसके सीने से लगी हुई थी। आंसू उसकी शर्ट को भिगो रहे थे। थैंक यू, वो बस यही कह पाई। जासिम ने आंखें बंद की और एक दो लम्हा पर आहिस्ता से उसके हाथ पर रखे और पहली बार से अपने गले लगा लिया, नरमी से, महफूज अंदाज में, जैसे उसे टूटने से बचा रहा हो। फिर उसने बहुत धीरे से उसके सर पर हाथ रखा और झुक कर उसका माथा चूम लिया। ये लम्हा दोनों के लिए नया था, खामोश मगर बहुत कुछ कहता हुआ। शायद यही वो लम्हा था जहाँ उनके दरमियान की दीवार पहली बार वाकई रुक गई। अस्पताल की राहदारी में हल्की सी खुशी और सुकून की फिजा थी। हरुष के चेहरे पर आंसुओं के साथ मुस्कुराहट भी थी, और जासिम अभी तक उस लम्हे के असर से बाहर नहीं आया था। मगर हर कहानी में सुकून ज्यादा देर ठहरता नहीं। कॉरिडोर के दूसरे कोने में एक औरत खड़ी थी, आंखों में हैरत और चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। अनाया, वही जासिम की पहली बीवी। वो कुछ फासले पर खड़ी सब देख रही थी। अरुष का जासिम के गले लगना, जासिम को उसे वापस थाम लेना, और वो माथे पर हल्का सा बोसा। अनाया के हाथ खुद बहुत मुट्ठियों में बदल गए। तो तुमने आगे बढ़ ही लिया, उसने दिल में कड़वा सा सोचा। उसकी नजरें अरुष पर ठहरी। ये लड़की, आंखों में हसद चमक उठा। मेरी जगह? वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकी, चुपचाप मुड़ी और वहां से चली गई। मगर उसकी आंखों में जो आग थी वो वाज़ेह कर रही थी कि वो वापस आ चुकी है। रात घर में खामोशी थी। दिन की थकन अब जिस्म पर हावी हो रही थी। अरुष अपने कमरे में बेड पर लेटी थी, हाथ में फ़ोन था। वो बेध्यानी में यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी। एक के बाद एक वीडियोस, फिर अचानक एक रील उसके सामने आ गई। एक लड़की बोल रही थी, शादी के शुरू में ही अगर आप बच्चा प्लान कर ले तो बाद में रिश्ते कई मसाइल से बच सकते हैं, वरना फासले बढ़ जाते हैं। अरुष का अंगूठा स्क्रीन पर रुक गया। वीडियो चलती रही, मगर उसका ध्यान कहीं और चला गया।
उसने आहिस्ता से फ़ोन नीचे रखा और छत को देखने लगी। अच्छा, दिल में एक अजीब सा सवाल उभरा। फिर अगला ख्याल, जासिम। वो चंदन ने खामोशी पर खुद से सरगोशी की, वो कभी मेरे करीब क्यों नहीं आया? ये सवाल उसे खुद भी चौंका गया। उसे फ़ौरन करवट बदली कि मैं क्या सोच रही हूँ, मगर दिल था कि मान ही नहीं रहा था। हम शौहर बीवी हैं, यह हकीकत आज पहली बार उसे वाकई महसूस हुई थी। उसका दिल हल्का सा तेज धड़कने लगा। उसी लम्हे दरवाज़ा हल्के से खुला। अरूज फ़ौरन सीधी होकर बैठ गई। जासिम अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। अरूज ने हैरत से उसे देखा। आप? जासिम कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। फिर आहिस्ता से आगे बढ़ा, रो डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। अरूज चौंकी। मेरे लिए? उसने डिब्बा लिया और आहिस्ता से खोला। अंदर एक नाजुक सी पाजेब थी, चमकती हुई, हल्की सी, बिल्कुल देसी जैसी उस दिन उसके पाँव में थी। जासिम ने नजरें हटा ली। वो तुम्हारी पाजेब की आवाज़। वो रुका। अच्छी लगती है। ये जुमला बहुत ज़्यादा था, मगर उसमें एक नरमी थी जो पहले कभी नहीं दिखी। अरूज के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। थैंक यू, वो आहिस्ता से बोली। कमरे में एक नरम सी खामोशी फैल गई। जासिम जाने को मुड़ा, फिर रुका। चंद में फिर उसने धीरे से कहा, आज। वो अरूज की तरफ देखे बगैर बोला, आज तुम खुश लग रही थी। अरूज का दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। वो कुछ कह ना सकी। जासिम ने एक लम्हा उसे देखा, फिर आहिस्ता से कमरे से बाहर चला गया। अरूज वहीं बैठी रह गई, हाथ में पाजेब, दिल में एक नई सी हलचल। वो आहिस्ता से मुस्कुराया, फिर अपने पाँव में वो पाजेब पहन ली। छन छन हल्की सी आवाज़ कमरे में गूंजी, और इस बार उस आवाज़ में सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि एक एहसास भी शामिल था। अगली शाम घर में हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। अरूज आज कुछ डिफरेंट थी। सुबह से उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। कल रात की बातें, जासिम का अंदाज, वो पाजेब, सब कुछ उसके जहन में घूम रहा था। कुछ बदल रहा था। उसने आहिस्ता से खुद से कहा, और शायद उस बदलते हुए एहसास को एक कदम आगे ले जाना चाहती थी। अरूज ने पूरा कमरा खुद सजाया था। बेड पर हल्के रंग की चादर, साइड टेबल पर छोटी सी लाइट्स, और खिड़की के पास नरम पर्दे हल्की हवा में हिल रहे थे। फिर वो बालकनी की तरफ बढ़ी। वहाँ उसने एक छोटा सा सेटअप बनाया था। एक मेज, 2 प्लेट्स और इर्द गिर्द छोटी छोटी मोमबत्तियाँ जल रही थी। हल्की नरम रोशनी और ये खामोश सा खूबसूरत माहौल। वो चंदा में खड़ी होकर सब कुछ देखती रही। उम्मीद है उसे पसंद आए। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो वापस कमरे में आई, आईने के सामने खड़ी हुई। आज उसने नाइटी पहनी, जिसका रंग स्याह था। वो काफ़ी बोल्ड थी, बाजू खुले और गला गहरा था। हल्का सा लिपस्टिक लगाकर बाल खुले हुए, और वही पजेब उसने पाँव में पहनी जो जासिम ने दी थी। उसकी छन छन गूंज रही थी। उसने खुद को आईने में देखा। चेहरे पर हल्की सी झिझक भी थी और एक अनजान सा हौसला भी। ये सब क्यों कर रही हूँ? उसे खुद से सवाल किया, और फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दी। शायद क्योंकि अब ये सिर्फ मुआहिदा नहीं रहा। दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजे के बाहर जासिम घर वापस आ रहा था। वो थका हुआ था, मगर जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, वो रुक गया। कमरे की रोशनी, सजावट, वो माहौल, सब कुछ मुख्तलिफ था। उसकी नज़र आहिस्ता आहिस्ता गोमियों पर जाकर अरूज पर रुक गई। वो बालकनी के पास खड़ी थी। हवा में उसके बाल हल्के से उड़ रहे थे। पाजेब की मध्यम आवाज़। जासिम कुछ लम्हों के लिए बस उसे देखता रह गया। ये सब। उसकी आवाज़ धीमी थी। अरूज ने हल्का सा मुड़कर उसे देखा। डिनर? वो आहिस्ता से बोली। सोचा आज थोड़ा मुख्तलिफ हो। चंद में खामोशी रही, फिर जासिम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। उसकी नज़रें आज मुख्तलिफ थी। पहली बार वो उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी या मुआहिदा नहीं देख रहा था। अरूज का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अगर उसे पसंद ना आया तो? मगर अगले लम्हे जासिम ने बहुत आहिस्ता से कहा, अच्छा है। बस 2 लफ्ज़, मगर उनमें तारीफ भी थी और हैरत भी। अरूज के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ गई। दोनों बालकनी में बैठ गए। हवा नरम थी। मोमबत्तियों की रोशनी में दोनों के चेहरे नरम लग रहे थे। कुछ लम्हे बस खामोशी रही, फिर जासिम ने अचानक कहा, तुम बदल गई हो। अरूज ने चौंक कर उसे देखा। मैं? हाँ, वो आहिस्ता से बोला। पहले तुम बस लड़ती थी। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई। अब घर संभाल रही हो। ये तारीफ थी, मगर जासिम के अंदाज में अरूज ने नजरें झुका ली। शायद मैं सीख रही हूँ। फिर एक लम्हा बाद उसने आहिस्ता से कहा, आप भी बदल गए। जासिम ने उसे देखा, मगर कुछ नहीं कहा। बस हल्की सी खामोशी दोनों के दरमियान बैठ गई। उसी खामोशी में एक नया एहसास जन्म ले रहा था। ना मुकम्मल मोहब्बत, ना सिर्फ मजबूरी, बल्कि कुछ बीच का।
जो दोनों अभी समझ नहीं पा रहे थे, और शायद यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। अभी तक अरूश ने एक शॉल पहन रखी थी जिससे जासिम उसका नाइट ड्रेस नहीं देख सकता था। फिर डिनर ख़त्म होते ही जासिम अरूश रूम में चली आई तो जासिम भी फ्रेश होने चला गया। जब वो ट्राउज़र पहनकर बाहर निकला तो सामने अरूश को पाया, जो किसी कश्मकश में थी। शॉल उतारने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। क्या हुआ, कोई बात है करनी? जासिम ने सवाल पूछा। नहीं तो। जासिम आगे बढ़ा। अच्छा सुने, हमें अपने बेबी प्लान करना चाहिए। जब अरूश बोल पड़ी और शॉल कंधों से गिरा दी। एक लम्हे के लिए तो जासिम साकित रह गया। जासिम उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसकी बॉडी देखते हुए घबराते बाहर भागी कि जासिम ने उसे कमर में हाथ डाले खींचा। तो बेबी प्लान करना ही पड़ेगा। कहाँ भाग रही हो जाने जा? अरूश की दिल की धड़कन मामूल से तेजी धड़कने लगी। उसे लग रहा था कि उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। शर्म के मारे वो नजर भी नहीं उठा पा रही थी। जासिम को अरूश से बिल्कुल ये ताका नहीं थी कि वो इस तरह उसके लिए तैयार होगी। जासिम ने कभी नहीं सोचा था कि इस रिश्ते को आगे लेकर चलेगा। यही वजह थी कि वो शुरू में ही अरूश के साथ एक कमरे में भी नहीं रुकता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनमें दोस्ती हुई तो एक कमरे में रहने लगे। पर उसने कभी ये सोचा नहीं था कि अरूश भी एक लड़की है, उसकी भी कुछ ख्वाहिशात होंगी। चाहे जासिम की दूसरी शादी थी, अरूश की पहली ही थी। अपनी सारी सोचों को झटकते हुए जासिम आगे बढ़ा और उसकी गर्दन में मुंह छुपा लिया। अरूश आहिस्ता आहिस्ता उसकी बाहों में पिघल रही थी। ये रात उनको और करीब ले आई थी, रूह का साथी बना दिया था। दोपहर का वक्त था मगर एक अजीब सी खामोशी थी। मगर अरूश के दिल में एक हल्की सी खुशी अभी भी बाकी थी। सुबह का वो लम्हा, जासिम की बाहों में आंख खोलना, उसकी नरमी, सब कुछ जैसे कुछ ख्वाब की तरह उसके अंदर महफूज हो गया था। वो किचन से निकलकर हॉल की तरफ आ रही थी। दरवाज़ा जोर से खुला। सब चौंक गए। अरूश के कदम वहीं रुक गए। दरवाजे पर अनाया खड़ी थी। वही चेहरा, वही अंदाज, मगर आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और पछतावा। जासिम? उसकी आवाज़ कांप रही थी। जासिम जो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था वो भी एकदम रुक गया। चंदा में बस वो खामोशी। फिर अनाया तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज़। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैं गलत थी जासिम। वो एक ही सांस में बोलती चली गई। मैंने सब कुछ गलत किया। मैं तुम्हें और अपने बेटे को छोड़कर चली गई। उसकी आवाज़ टूटने लगी। लेकिन मैं तुम दोनों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं वापस आ गई हूँ। अरूश वहीं खड़ी सब देख रही थी। हर लफ्ज़, हर जुमला उसके दिल में उतर रहा था। अनाया की नजरें अब अरूश पर पड़ी। चंदा में के लिए उसके चेहरे पर नागवारी आई, मगर फौरन उसने खुद को संभाला। फिर दोबारा जासिम की तरफ मुड़ी। उस लड़की को छोड़ दो। ये जुमला सीधा था और काट देने वाला। अरूश के दिल में जैसे कुछ टूट गया। मेरे पास आ जाओ जासिम, हम दोबारा शुरू कर सकते हैं हमारे बेटे के लिए। कमरे की फिजा भारी हो गई। अरूश की सांसें तेज होने लगी। कल रात, आज सुबह, वो सब लम्हे, क्या वो सब खत्म हो जाएगा? ये ख्याल उसके दिल में बिजली की तरह आया था। उसने एक कदम पीछे लिया, फिर दूसरा। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, उसके दिल ने आहिस्ता से कहा। वो मुड़ी और आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आंखों में नमी थी, मगर वो रो नहीं रही थी, बस अंदर कुछ टूट रहा था। कमरे में आकर उसने जल्दी जल्दी अलमारी खोली, कपड़े निकालने लगी। हाथ कांप रहे थे। मैं चली जाऊंगी, खुद से बोली। ये उनका घर है, उनकी जिंदगी। उसी लम्हे दरवाज़ा जोर से खुला। अरूश चौंकी। जासिम अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ये क्या कर रही हो तुम? उसकी आवाज़ सख्त थी। अरूश ने नजरें झुका ली। मैं जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ भारी होगी। आपकी बीवी वापस आ गई है। ये सुनते ही जासिम की आंखों में चमक सी आई, गुस्से की। तो एक लफ्ज़, मगर भारी। अरूश चौंकी। तो जासिम उसके करीब आया। मैंने तुमसे कहा था ना। उसकी आवाज़ अब और सख्त हो गई। फैसले खुद से मत लिया करो। अरूश की आंखों में आंसू आ गए। मैं सिर्फ बस। उसे बात काट दी। मेरे कमरे से भी निकल जाओ। ये जुमला सीधा दिल पर लगा। अरूश साकित रह गई। चंदा में उसे देखती रही, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। आंखों से आंसू बह गए। ठीक है, वो धीरे से बोली। उसने कपड़े छोड़ दिए और खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दिल में एक ही एहसास था, सब मेरे हाथ से निकल गया। वो कमरे से बाहर निकल गई और जासिम वहीं खड़ा रह गया, मगर उसकी आंखों में गुस्से के पीछे कुछ और भी था, जो अभी तक किसी ने नहीं देखा था। 2 दिन गुजर चुके थे। घर वैसा ही था, मगर फिजा बदल गई थी। जासिम ने आरूश से एक लफ्ज़ नहीं बोला था,
نہ نظر ملا کر دیکھا، نہ کوئی سوال، نہ کوئی جواب۔ عروش کے لیے خاموشی ڈانٹ سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ ہر بات سوچ سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ وہ واقعی مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا۔ رات کے گھر کے اندر خاموشی تھی۔ زید ابھی سویا ہوا تھا۔ عروش نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، چادر ٹھیک کی اور آہستہ سے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کے قدم خود بخود لان کی طرف پڑ رہے تھے۔ ہوا ٹھنڈی تھی، رات گہری ہو چکی تھی۔ آ کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ پہلے تو بس خاموش بیٹھی رہی، پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کیا غلط کیا؟ اس کی آواز دھیمی تھی، ٹوٹتی ہوئی۔ میں نے تو بس ان کا ساتھ دیا۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ اسی وقت گیٹ کے باہر گاڑی رکی۔ جاسم اترا، چہرہ تھکا ہوا، پیشانی پر الجھن کی لگی رہے۔ وہ سیدھا اندر آیا۔ جیسے اس کی نظر لان میں بیٹھی عروش پہ پڑی، وہ رک گیا۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف پڑا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی آواز پہلے جیسی سخت نہیں تھی، مگر تھکن سے بھری ہوئی تھی۔ عروش نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا، آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں۔ جاسم اس کے قریب آ کر رکا۔ تم رو رہی ہو؟ اب اس کی آواز میں واضح پریشانی تھی۔ عروش مزید نہ روک سکی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، وہ بولی مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جاسم فوراً اس کے سامنے جھکا۔ عروش، اسے پہلی بار نرمی سے اس کا نام لیا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ پوچھنا تھا کہ عروش ٹوٹ گئی، اچانک آگے بڑھی اور جاسم کے گلے لگ گئی، زور سے، جیسے کہیں گرنے سے بچ رہی ہو۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز روتے ہوئے ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ جاسم ساکت رہ گیا۔ اس کے ہاتھ خود بخود اس کے گرد آ گئے، مگر وہ کچھ بول نہ سکا۔ عروش نے آنکھیں بند کر لی اور اس کے سینے سے لگی ہوئی بولی، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ خاموش رات میں بہت صاف سنائی دیے۔ جاسم کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اس نے آہستہ سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، نرمی سے، جیسے اسے تسلی دے رہا ہو، مگر اس کے اپنے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ عنایا، زید کی کسٹڈی، یہی بات اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اگر زید، اس نے آنکھیں بند کی، وہ یہ سب عروش کو نہیں بتا سکتا تھا، ابھی نہیں۔ اسے دوبارہ اس کے بال سہلائے مگر خاموش رہا۔ کوئی وعدہ نہیں، کوئی یقین دہانی نہیں، بس خاموشی۔ عروش کی اس کے گلے لگی رو رہی تھی اور وہ اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد جاسم نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا۔ عروش نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اب کچھ کہیں گے نہیں؟ جاسم نے نظریں چرا لی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں سکا، بس ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر مڑ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ واپس گھر کی طرف چل دیا۔ عروش وہیں کھڑی رہ گئی، اکیلی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے، دل میں خوف، جبکہ جاسم کے قدم بھاری ہو چکے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آنے والا وقت ان سے سب کچھ چھین سکتا ہے۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، مگر آج جاسم کے دل میں پہلی بار مکمل وضاحت تھی۔ فیصلہ کر چکا تھا، میں زید کو کسی بھی حال میں نہیں جانے دوں گا۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ عروش اور زید کو ساتھ لیے عنایا کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ عروش کے دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر جاسم کے چہرے پر اس بار عجیب سی مضبوطی تھی۔ دروازہ کھلا، عنایا سامنے آئی، چہرے پر امید بھی تھی اور بے چینی بھی۔ جاسم، جاسم نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں صاف بات کرنے آیا ہوں۔ اس کی آواز مضبوط تھی۔ تم کیس کر رہی ہو زید کی کسٹڈی کے لیے؟ عنایا خاموش رہی مگر نظریں نہیں اٹھائی۔ جاسم نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، لیکن ایک بات تم بھی جانتی ہو۔ وہ رکا، پھر واضح انداز میں بولا، اگر بچہ خود فیصلہ کرے کیوں کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہو تو عدالت بھی اسی کو اہمیت دیتی ہے۔ عنایا کے چہرے پر ہلکی سی بے چینی آئی۔ جاسم نے زید کی طرف دیکھا۔ بیٹا؟ زید اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، پھر اس نے عنایا کی طرف دیکھا۔ چند لمحے خاموشی، پھر اس نے آہستہ سے مگر صاف آواز میں کہا، میں بابا کے پاس رہوں گا۔ یہ جملہ عنایا کے دل میں جیسے براہ راست لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زید، میں تمہاری ماما ہوں، وہ ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی، مگر زید نے سر ہلا دیا۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ معصوم سا جملہ مگر بہت بھاری تھا۔ میں ماما کے ساتھ رہوں گا۔ اس نے عروش کی طرف اشارہ کیا۔ عروش ساکت رہ گئی، آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ عنایا کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ وہ چند لمحے بس کھڑی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں غلط تھی۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، میں نے سب کچھ خود ہی کھو دیا۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹی، جاسم کو دیکھا، پھر زید کو، اور آخر میں عروش کو۔ چہرے پر درد بھی تھا مگر ایک قبولیت بھی۔ تم خوش ہو اس کے ساتھ؟ اسے زید سے کہا۔ زید نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔
अनाया ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर आहिस्ता से बोली, मैं एक केस वापस ले लूंगी। ये सुनकर अरूज के दिल से जैसे बोझ उतर गया। जासिम ने भी एक लम्हा आंखें बंद की, जैसे सुकून मिला हो। अनाया ने आखिरी बार जैद को देखा, खुश रहना। फिर वो मुड़ गई। इस बार वापसी वह वाकई चली गई थी। वापस आते हुए जैद ने अरूज का हाथ पकड़ा हुआ था। मामा, वो मुस्कुरा रहा था। अरूज ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू थे मगर लबों पर मुस्कुराहट भी। जासिम ने एक नजर दोनों पर डाली, फिर आहिस्ता से गाड़ी रोकी। अरूज ने चौंक कर उसे देखा। क्या हुआ? जासिम ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। अब कहीं नहीं जाना। उसकी आवाज़ नरम थी मगर यकीन से भरी हुई। अरूज का दिल भर आया। मैं कहीं नहीं जा रही, वो धीरे से बोली। जासिम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे अपनी तरफ खींचा और जैद को भी साथ ले लिया। तीनों एक साथ पहली बार एक मुकम्मल घर की तरह लग रहे थे। और इस बार ना कोई मुआहिदा था, ना कोई मजबूरी, सिर्फ रिश्ता था, मोहब्बत का, अपनायत का, हमेशा साथ रहने का। 1 साल बाद घर वही था, मगर अब उसमें जिंदगी बस गई थी। हंसी, आवाज़ें और अपनायत। लॉन में नरम धूप फैली थी। जैद अब पहले से बड़ा और समझदार हो चुका था। हाथ में गेंद लिए इधर उधर भाग रहा था। मामा, पकड़ो मुझे। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। अरूज मुस्कुराते उसके पीछे भाग रही थी, मगर उसकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची भी थी, जन्नत। नन्हे हाथ, मासूम आंखें, हल्की सी मुस्कुराहट, जैसे उसने घर में खुशियों को मुकम्मल कर दिया हो। अरे आहिस्ता जैद, अरूज हंसते हुए बोली, तुम गिरा दोगे मुझे। उसी लम्हे पीछे से किसी ने आकर जन्नत को नरमी से उसकी गोद से ले लिया। मुझे तो, तुम दोनों को संभालो। जासिम था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, आंखों में वो नरमी जो पहले कभी नहीं थी। वो जन्नत को अपनी बाहों में लेकर उसके माथे पर बोसा दिया। मेरी बेटी। उसकी आवाज़ में बेपनाह मोहब्बत थी। जैद फौरन दौड़ कर आया। बाबा, मुझे भी उठाओ। जासिम हंस पड़ा। आओ, तुम भी आ जाओ। एक हाथ में जन्नत, दूसरे में जैद को खींचकर अपने साथ लगा लिया। हरूश वहीं खड़ी उन्हें देखती रही, आंखों में खुशी और दिल में सुकून। यही तो चाहा था मैंने। वो आहिस्ता से मुस्कुराई। अंदर टीवी चल रहा था, खबरों की आवाज़ें हल्की सी गूंज रही थी। मशहूर अदाकारा अनाया ने कुछ अरसा कब एक अमीर बिजनेसमैन से शादी की थी। आम जरा के मुताबिक वो शादी ज़्यादा अरसा न चल सकी और वो दोनों के दरमियान तलाक हो चुकी है। अरुष के कदम एक लम्हे को रुके। उसने टीवी की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से रिमोट अब उठाकर आवाज़ कम कर दी। चेहरे पर कोई नफरत नहीं थी, बस एक खामोशी दुआ। अल्लाह उसे भी सुकून दे। पीछे से जासिम आया। क्या सोच रही हो? अरुष चौंकी, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ नहीं। जासिम ने उसकी आंखों में झांका। झूठ बोल रही हो? वो हंस दी। अब आप पहचानने लगे हैं मुझे? हाँ, वो करीब आकर बोला। अब तुम मेरी हो ना? ये सुनकर अरुष के गाल हल्के से सुर्ख हो गए। उसी लम्हे जैद भागता हुआ, मामा, जन्नत उड़ रही है। दोनों फौरन उसकी तरफ मुड़े। जासिम ने जन्नत को हल्के से झुलाया। अरे मेरी शहजादी, क्या हुआ? अरुष ने उसके पास आकर जन्नत को गोद में लिया, प्यार से चुप करवाया। चंद लम्हों में ही बच्ची खामोश हो गई। जैद उनके पास आकर बैठ गया और तीनों को देखकर मुस्कुराने लगा। जासिम ने अरुष की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। देखा? वो धीरे से बोला, हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई। अरुष की आंखों में नमी आ गई, मगर इस बार ये आंसू खुशी के थे। हाँ, और आहिस्ता से बोली, वाकई सब ठीक है। लॉन में हंसी गूंज रही थी और घर में सुकून था।